दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम स्मार्ट एमसीसी यानी इंटेलिजेंट एमसीसी के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर जो डैम्पर वाले फीडर्स होते हैं उन फीडर के अंदर की ड्राइंग्स हम समझेंगे, फीडर के अंदर की वायरिंग क्या होती है वो समझेंगे और फीडर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं फीडर के ऊपर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, जैसा कि इस फीडर का नंबर यहाँ लिखा गया है। उसके बाद इस फीडर का जो ड्राइंग नंबर है वो भी यहाँ पर दिया गया है जो कि 3010 है। उसके बाद फीडर की रेटिंग यहाँ पर दी गई है, जैसा कि इसके अंदर 1.5 किलोवाट की मोटर लगी हुई है तो यहाँ पर 1.5 किलोवाट लिखा हुआ है। उसके बाद इस फीडर का नाम क्या होगा वो भी यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि यह डैम्पर का फीडर है इसलिए यहाँ पर लोअर डैम्पर लिखा हुआ है। उसके बाद इस फीडर के अंदर स्टार्टर कौन सा है वो भी दिया गया है, जैसा कि इस फीडर के अंदर आरडोल स्टार्टर यानी रिवर्स फॉरवर्ड वाला स्टार्टर लगाया गया है इसलिए यहाँ पर आरडोल लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले ट्रिप वाला इंडिकेशन दिया हुआ है, उसके बाद फॉरवर्ड वाला इंडिकेशन दिया हुआ है। यदि यह डैम्पर फॉरवर्ड कंडीशन में चलता है तो यहाँ फॉरवर्ड वाला इंडिकेशन जलने लगेगा। उसके नीचे ऑफ वाला इंडिकेशन दिया गया है, यदि फीडर बंद है तो ऑफ वाला इंडिकेशन जलने लगेगा। उसके बाद यदि फीडर रिवर्स में चल रहा है यानी मोटर रिवर्स में चल रहा है तो रिवर्स वाला इंडिकेशन जलने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक इमरजेंसी स्टॉप दिया गया है, इस इमरजेंसी स्टॉप से हम इस फीडर को कभी भी बंद कर सकते हैं। अब इस फीडर का ढक्कन हमने खोल लिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस फीडर में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इस फीडर के अंदर यहाँ साइड में आप देख सकते हैं इस फीडर का नंबर भी दिया गया है, उसके साथ ही जो ड्राइंग नंबर बाहर की तरफ दिया गया था वही ड्राइंग नंबर इस फीडर के अंदर यहाँ पर दिया गया है। इस नंबर से हम इस फीडर की ड्राइंग को आसानी से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो पावर सप्लाई है वह इस स्विच फ्यूज यूनिट के ऊपर की तरफ आती है। उसके बाद यहाँ पर फ्यूजेस लगे हुए हैं। फ्यूज यहाँ पर HRC टाइप के लगाए गए हैं और इनकी रेटिंग मोटर की करंट रेटिंग से 5 गुना रखी जाती है। जैसा कि जो हमारे डायरेक्ट ऑनलाइन वाले फीडर्स होते हैं या फिर आरडोल या एचडोल वाले फीडर्स होते हैं उनके अंदर मोटर स्टार्टिंग में 5 गुना करंट लेती है और यदि हम फ्यूज की रेटिंग कम रखेंगे तो स्टार्टिंग करंट की वजह से ही हमारा फ्यूज उड़ जाएगा और हमारी मोटर बंद हो जाएगी और फीडर में फॉल्ट शो होने लगेगा। फ्यूज में से सप्लाई निकल के नीचे की तरफ CVMM लगा होता है जिसे करंट वोल्टेज मेजरमेंट मॉड्यूल कहा जाता है। इस मॉड्यूल के अंदर करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर के अंदर से वायर निकलता है और निकल के कॉन्ट्रैक्टर में चला जाता है। यहाँ पर Q20 और Q21 पावर कॉन्ट्रैक्टर लगाए गए हैं। इन पावर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर वायर आकर जुड़ जाता है। उसके बाद इन कॉन्ट्रैक्टर की आउटगोइंग से वायर उठाया जाता है और वह वायर यहाँ पर जो TB यानी टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ है उसमें चले जाते हैं और टर्मिनल बॉक्स से वायर निकल के मोटर के अंदर चला जाता है जो कि फील्ड में लगाई गई होती है। तो इस तरीके से इसका पावर डायग्राम होता है। अब हम इस फीडर का कंट्रोल डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो दो MCB देख रहे हैं इन MCB के अंदर कंट्रोल सप्लाई आती है। यहाँ पर आप ड्राइंग भी देख सकते हैं। जो MCB है उसका नंबर है F22। F22 MCB के अंदर X6 टर्मिनल के 1 और 2 से सप्लाई आई है। 1 से फेज आया है और 2 से न्यूट्रल आया है। तो X6 वाले टर्मिनल आप यहाँ पर देख सकते हैं केबल LA के अंदर लगे हुए हैं। इस X6 वाले टर्मिनल के ऊपर सप्लाई हमारा जो कंट्रोल बस है वहाँ से आई है और यहाँ से सप्लाई निकल के F22 MCB पर चली गई है और ये नॉन UPS सप्लाई होती है। इसका मतलब है कि यदि किसी भी कंडीशन से ब्लैकआउट होगा तो यह सप्लाई चली जाएगी। और जो दूसरी वाली MCB है उसका नंबर है F21 और आप ड्राइंग में देख सकते हैं F21 के अंदर सप्लाई X10 के 1 और 2 टर्मिनल से आई है और X10 वाले टर्मिनल पर सप्लाई हमारे कंट्रोल बस से होती हुई आई है और यह UPS सप्लाई होती है। यानी पावर फेल होने की कंडीशन में यह सप्लाई हमेशा बनी रहेगी क्योंकि यह सप्लाई UPS से होकर आई है और यह सप्लाई K91B पे गई है। K91B सीमो कोड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सीमो कोड लगा है। इस सीमो कोड के एक्सटेंशन मॉड्यूल लगाए गए हैं इसके अंदर। यह दोनों जो मॉड्यूल देख रहे हैं इनको हम एक्सटेंशन मॉड्यूल कहते हैं। तो सीमो कोड को हेल्दी रखने के लिए यह सप्लाई दी गई है। F22 से जो सप्लाई निकली है
वह सबसे पहले पावर कॉन्टैक्टर Q20 के एनो कॉन्टैक्ट पे गई है और एनो कॉन्टैक्ट से निकल के फॉरवर्ड वाले इंडिकेशन पर चली गई है। इसी प्रकार आगे सप्लाई Q21 के एनो कॉन्टैक्ट पर गई है और एनो कॉन्टैक्ट से निकलकर वह सप्लाई रिवर्स वाले इंडिकेशन पर चली गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे ही हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो यह एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में बदल जाएगा और हमारी सप्लाई यहाँ से होती हुई इस इंडिकेशन पे चली जाएगी और इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगेगा। इसी प्रकार फॉरवर्ड वाला इंडिकेशन भी काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो सप्लाई Q20 के एनसी कॉन्टैक्ट पे गई है और Q21 के एनसी कॉन्टैक्ट पर भी गई है, उसके बाद ऑफ वाले इंडिकेशन में चली गई है। यदि हमारे दोनों कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हैं यानी ऑफ कंडीशन में है तो हमारा जो ग्रीन वाला इंडिकेशन है वो जलने लगेगा और इससे पता चलेगा कि हमारा फीडर ऑफ कंडीशन में है। और यदि हमारा फीडर ट्रिप हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर K91B यानी सीमो कोड के अंदर एक कॉन्टैक्ट दिया गया है, वह कॉन्टैक्ट हेल्दी हो जाएगा यानी वह एनो कॉन्टैक्ट एनसी में बदल जाएगा और हमारा जो ट्रिप वाला इंडिकेशन लैंप है वह जलने लगेगा। इसी प्रकार ये वायर यहाँ से निकल के आगे की तरफ 24 नंबर पर चले गए हैं। 24 नंबर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप ड्राइंग में ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ड्राइंग में ऊपर की तरफ नंबरिंग दी गई है। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें 24 नंबर पे जाना है। तो यहाँ पर आप ड्राइंग का ये वाला पेज देख रहे हैं, ये वाला पेज 31 से स्टार्ट होकर 38 पर जाकर रुका है। तो इससे पहले वाला जो पेज होगा उसके अंदर 24 नंबर हो सकता है, तो इससे पहले वाला पेज हम देखेंगे। ड्राइंग के इस पेज में यहाँ पर 24 लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर P1 लिखा है और 37 लिखा है, यानी 37 से सप्लाई यहाँ पर आई हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई आगे इमरजेंसी स्टॉप पे गई है। यह जो इमरजेंसी स्टॉप है यह हमारे पैनल के ऊपर लगा हुआ होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इमरजेंसी स्टॉप के बाद एक और वायर निकला है और वह सीमो कोड के एक्सटेंशन मॉड्यूल K91E में चला गया है। यदि किसी भी कंडीशन से हमारा यह इमरजेंसी स्टॉप यदि प्रेस रहता है तो K91E के अंदर हेल्दी वाला बिट नहीं मिलेगा, यानी K91 हमारा जो सीमो कोड है वह हेल्दी नहीं दिखाएगा और इससे हमारा सीमो कोड के अंदर जो प्रोफी बस लगा होता है उस प्रोफी बस के द्वारा पीएलसी में कमांड चला जाएगा और पीएलसी को पता चल जाएगा कि हमारा फीडर इमरजेंसी स्टॉप के कारण अनहेल्दी रखा हुआ है। उसके बाद आपको ड्राइंग के अंदर डैश डैश वाला पोर्शन दिख रहा है। यह जो डैश डैश वाला पोर्शन है यह फील्ड एलपीबीएस का ड्राइंग दिया हुआ है, यानी फील्ड एलपीबीएस के अंदर किस तरीके से वायरिंग होनी चाहिए, किस तरीके से कनेक्शन होंगे, वह चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इमरजेंसी स्टॉप के बाद सप्लाई निकल के इस VCS पर चली जाती है। VCS यानी विजुअल कट ऑफ स्विच कहा जाता है। काफ़ी सारी ड्राइंग के अंदर VCS नहीं लगाया होता है, यहाँ पर VCS लगा है इसलिए यहाँ दिया गया है। VCS के बाद भी एक और वायर नीचे की तरफ गया है। यह जो वायर है यह भी सीमो कोड के अंदर चला जाता है यदि इसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो। अभी यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसीलिए इसे ब्लैंक छोड़ा गया है। अब यहाँ से वायर निकल के आगे इमरजेंसी स्टॉप पे चला जाता है। यह जो इमरजेंसी स्टॉप है यह फील्ड का इमरजेंसी स्टॉप है जो एलपीबीएस पे लगा हुआ होता है और इस इमरजेंसी स्टॉप के बाद भी सप्लाई निकल के सीमो कोड के एक्सटेंशन मॉड्यूल पे चली जाती है और यदि यह इमरजेंसी स्टॉप प्रेस है तो हमारे सीमो कोड के एक्सटेंशन मॉड्यूल को पता चल जाएगा कि सप्लाई नहीं आ रही है और वह फीडर को अनहेल्दी रखेगा। इसके बाद इस पैनल को चलाने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स वाले दो बटन दिए गए हैं जो कि एलपीबीएस पे होते हैं। इन बटन के अंदर भी वायर हमारे सीमो कोड के अंदर आकर जुड़ते हैं। उसके बाद सप्लाई निकल के OLS और CLS यानी ओपन लिमिट स्विच और क्लोज लिमिट स्विच पे चली जाती है। ओपन लिमिट स्विच और क्लोज लिमिट स्विच डैम्पर के अंदर होते हैं और डैम्पर के अंदर की लिमिट को दर्शाते हैं। इन दोनों लिमिट स्विच को NC होना कंपलसरी नहीं होता है। यदि इन दोनों में से कोई एक NC है और एक NO है तो भी हमारा फीडर हेल्दी रहेगा। फिर इसके बाद सप्लाई आगे निकल जाती है और आगे की तरफ टॉर्क क्लोज लिमिट और टॉर्क ओपन लिमिट वाले दो स्विच दिए गए हैं। इन दोनों स्विच का NO होना अनिवार्य है। यदि ये दोनों स्विच NO नहीं है तो सप्लाई आगे की तरफ नहीं जाएगी और हमारा फीडर हेल्दी नहीं आएगा। यह जो लिमिट स्विच है यह टॉर्क वाले लिमिट स्विच है। जब हमारा डैम्पर ओवरलोड होता है तो टॉर्क वाला लिमिट स्विच ऑपरेट होता है
और टॉर्क आने की कंडीशन में हमारा जो सीमो कोड है वह अनहेल्दी हो जाएगा और सीमो कोड को पता चल जाएगा कि टॉर्क आया हुआ है और फीडर को अनहेल्दी कर देगा, जिससे हमारी मोटर सेफ हो जाएगी। और यदि ये दोनों लिमिट स्विच हेल्दी है तो सप्लाई आगे की तरफ निकल जाती है। आगे की तरफ सप्लाई एक्सिस टर्मिनल के 12 नंबर पे चली जाएगी और 12 नंबर से निकल के यह सप्लाई आप देख सकते हैं ड्राइंग में 33 नंबर पेज पे जुड़ती है। वहाँ से सप्लाई निकल के इस पेज के इस पॉइंट पर आकर जुड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ यदि सप्लाई हेल्दी रहती है तो यह सप्लाई K91B के 24 पर अवेलेबल रहेगी और K91B के इस पॉइंट पर भी अवेलेबल रहेगी। अब यहाँ पर आप ये दोनों जो कॉन्टैक्ट देख रहे हैं, यह सीमो कोड के अंदर कॉन्टैक्ट होते हैं और इनके अंदर कमांड पीएलसी से आती है। यदि डैम्पर को हमें फॉरवर्ड चलाना है तो पीएलसी के अंदर से कमांड इस वाले कॉन्टैक्ट पर आएगी। ये वाला कॉन्टैक्ट NO से NC हो जाएगा और Q21 हमेशा हेल्दी रहेगा। उसके बाद Q20 जो कॉन्टैक्टर है वह होल्ड हो जाएगा। Q21 कॉन्टैक्ट हमारा Q21 कॉन्टैक्टर से लिया गया है जो कि रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है। और यदि डैम्पर को रिवर्स में चलाना है तो पीएलसी के द्वारा इस वाले कॉन्टैक्ट पे कमांड आएगी और ये वाला कॉन्टैक्ट NO से यानी नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला जो कॉन्टैक्ट है वो ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज है यानी Q20 वाला कॉन्टैक्ट है। Q20 वाला कॉन्टैक्टर यहाँ पर लगाया गया है, इसका एक NO यानी NC कॉन्टैक्ट यहाँ पर लगाया गया है। इस NC कॉन्टैक्ट से सप्लाई निकल कर Q21 के कोयल पर चली जाएगी और Q21 कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो कॉन्टैक्टर है वह रिवर्स के अंदर चलने लगेगा। अब जो सीमो कोड है उसके अंदर वायरिंग किस तरीके से करी हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सीमो कोड का जो नंबर है वह है K91B। तो K91B के अंदर इथरनेट के द्वारा हमारी कमांड आती है। तो इथरनेट की जो कमांड है, इथरनेट स्विच है, वो यहाँ पर आकर जुड़ता है और इस सीमो कोड को हेल्दी होने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है। सबसे पहला Q1 वाला जो कॉन्टैक्ट है वह हेल्दी होना चाहिए। Q1 वाला जो कॉन्टैक्ट है वह माइक्रो स्विच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SFU के नीचे एक माइक्रो स्विच लगा होता है। तो यह माइक्रो स्विच हेल्दी रहना चाहिए, तभी हमारा सीमो कोड हेल्दी आएगा। और यह माइक्रो स्विच हेल्दी कब रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा SFU ऑन कंडीशन में रहेगा तो यह माइक्रो स्विच हेल्दी हो जाएगा और Q1 वाला जो कॉन्टैक्ट है वह NO से NC हो जाएगा और इस सीमो कोड के अंदर सप्लाई इस पॉइंट से होती हुई यहाँ पर चली जाएगी और यह 24 वोल्ट सप्लाई रहती है। उसके बाद यहाँ पर Q20 और Q21 वाले दो कॉन्टैक्ट लिए गए हैं जो कि NO हैं। यह NO कॉन्टैक्ट इसलिए लिए गए हैं ताकि जब भी हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो यह NC हो जाएंगे और उस कंडीशन के अंदर 24 वोल्ट यहाँ से होता हुआ इस 10 नंबर पर चला जाएगा और सीमो कोड को पता चल जाएगा कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो चुका है और मोटर अभी फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर चल रही है। इसी प्रकार Q21 वाला एक कॉन्टैक्ट भी लिया गया है। यदि मोटर रिवर्स के अंदर चल रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो यह कॉन्टैक्ट है वह हेल्दी रहेगा और 4 नंबर पे फीडबैक मिलता रहेगा और यह फीडबैक पीएलसी के अंदर जाएगा और पीएलसी को पता चलेगा कि हमारा जो मोटर है वह रिवर्स कंडीशन में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सीमो कोड और स्मार्ट एमसीसी के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आपके कोई और भी डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।